हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि किसी भी सिस्टम को चेंज होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी को लाने में बहुत लंबा टाइम लगा। तो इसको हम समझेंगे। बात करते हैं यूरोप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री के बारे में। वैसे तो सभी कंट्रीज अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फ्रांस में रिवॉल्यूशन के टाइम पर कुछ ऐसे स्टेप लिए गए रिवॉल्यूशनरीज के थ्रू जिनकी वजह से फ्रांस दूर दूर तक फेमस हो गया। वैसे तो फ्रांस में 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही चिंगारी दिखने लगी थी मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट, लेकिन क्लियरली पहली बार देखने को मिला 1789 में, जिसमें लोगों ने लार्ज स्केल पर रिवॉल्यूशन किया और इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा गया। क्या कहा गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा गया। रिवॉल्यूशन पूरे 10 साल चला। कितने साल चला? 10 साल। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं कि बस हमने बात कही और एक दिन में जो है वो कंप्लीट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिवॉल्यूशन भी पूरे 10 साल चला और 1789 से शुरू होकर 1799 तक ये चला। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे 1789 में क्लियरली जब विज़न आया कि भाई रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं किसके अगेंस्ट? डिस्पोटिक सिस्टम के अगेंस्ट, तो वो दिखा 14 जुलाई 1789 में, जिसमें लोगों ने, रिवॉल्यूशनरीज ने जेल में तूफान मचा दिया, या ये कहें कि वहाँ पर तोड़ फोड़ करके प्रिजनर्स को छुड़ा लिया। और उस जेल को इंग्लिश में बास्टिल या फिर बेस्टिल भी कहा जाता है, जो कि हमारे इंडियन लैंग्वेज में, भारतीय लैंग्वेज में कारागार बोला करते थे। ठीक है, तो बेस्टाइल क्या होती थी भाई? बेस्टिल देखो, एक फोर्ट्रेस होता था जो कि 14 सेंचुरी में बनाया गया था पेरिस में, और 17th और 18th सेंचुरी में यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था, मीन्स कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, और इसमें यहाँ पे क्या करा था, इन रिवॉल्यूशनरीज ने इस फोर्ट्रेस को तोड़ करके यहाँ से प्रिजनर्स को छुड़ा लिया था, और ये जो काम किया था वो 14 जुलाई 1789 को किया था, और जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग माना जाता है। उस टाइम तक फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट। कैसा था? फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट। अब देखो भाई, ये क्या होता है फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट? इसका मतलब ये होता है एक ऐसी कंट्री जिसकी क्लियर बाउंड्रीज होती है और इंडिपेंडेंट स्टेट होता है, लेकिन उस पर फिर भी किसका कंट्रोल होता है? एक रूलर का होता है, मीन्स या ये कह लें कि उस पर राजा रूल करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट। अब बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एंड की। तो वो जो हुआ था वो 10 नवंबर 1799 को हुआ था, और किसके साथ हुआ था? विद द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेंच कॉन्सुलेट। ठीक है, फ्रेंच कॉन्सुलेट बनाया गया था, और उसके साथ साथ 1799 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड हो गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कॉन्सुलेट क्या है? ये इट वाज टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। ठीक है, उस टाइम पे सबसे अच्छी टॉप लेवल की गवर्नमेंट थी। कहाँ की? फ्रांस की। और इसके बनने के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे आइडियाज़ और स्टेप्स लिए गए बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, टू ट्रांसफर मोनार्क सिस्टम इनटू सॉवरेनिटी। ठीक है, किसमें? सॉवरेनिटी में चेंज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए और बहुत सारे आइडियाज़ लिए गए, जिससे कि लोगों के मन दिमाग में कलेक्टिव होने की फीलिंग आए। मतलब वे कहे वी आर वन, वी आर वन, जैसे कि हम कहते हैं वी आर इंडियन। ठीक है, हम एक हैं, जैसे हम अपने आप को भी बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ आइडियाज़ उनके भी थे, जिससे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो बीज बोया था उन्होंने, वो एक ट्री के रूप में अच्छे से उभर कर निकले, और वो हर कहीं पर अपनी छाया दे। तो उसके लिए उन्हें कुछ स्टेप लिए, और वो क्या स्टेप थे भाई? इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, व्हाट वर द वेरियस स्टेप टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो वो ये है, जैसे एनालाइज द मेजर
एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने जो फ्रेंच कॉन्सुलेट बनाई थी उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप लिए गए। तो यहाँ पे देखो भाई, ये पूरा जो एरिया है वो फ्रांस का है। ठीक है, और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो देखो, तो इन्होंने कहा ये जो एरिया है इसको हम नेशन बनाएंगे। ठीक है, नेशन बनाएंगे तो ये जो जितनी भी जगह है, ये जितनी भी फ्रांस की जगह है उसको हमारे यहाँ पे सब ला पैट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ला पैट्रिक कहेंगे। ठीक है, इट मीन्स फादरलैंड। जैसे कि भाई हमारे यहाँ पे हम भारत माता कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको ली सिटोयन कहेंगे। क्या कहेंगे? ली सिटोयन कहेंगे। समझ में आ गया? ला पैट्रिक लैंड को कहेंगे और ली सिटोयन उस पे रहने वाले लोगों को कहेंगे। अब उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे नेशनल फ्लैग बनाएंगे। ठीक है, हर कोई अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा नेशनल फ्लैग से। ठीक है, और वो ट्राई कलर का बना होगा। कितने रंगों का बना होगा? ट्राई कलर का बना होगा। फिर उसके बाद वो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। किसको फॉर्म किया उन्होंने? नेशनल असेंबली को फॉर्म किया। ठीक है, और नेशनल असेंबली का पुराना नाम जो था पहले स्टेट जनरल होता था। और उन्होंने कहा कि इट वॉज डिसाइडेड टू बी इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन, कि इसमें कौन वोट करेगा और किसके वोटों के आधार पर वो डिसाइड होगा कि कौन इसका मेंबर होगा नेशनल असेंबली का और कौन नहीं होगा। तो वो थे एक्टिव सिटीजन। अब देखो भाई, एक्टिव सिटीजन को देखो। एक्टिव सिटीजन वो लोग होते हैं जो 25 ईयर्स एज के से ऊपर होते हैं और जो टैक्स पे करते हैं। ठीक है, और पैसिव सिटीजन वो होते हैं जैसे वुमेन, चिल्ड्रन और अदर पीपल जो कि टैक्स नहीं देते। ठीक है, और उसके बाद में जो ये थे रिवोल्यूशनरीज, उन्होंने हिम्स कंपोज करवाई। ठीक है, उन्होंने हिम्स जो थी वो कंपोज करवाई और उन्होंने क्या था, ओथ्स लिए। जैसे हिम्स हमारे यहाँ पे वंदे मातरम है, जन गण मन है। ठीक है, तो और ओथ्स ली गई वहाँ पर। एक और उन्होंने काम किया, वो ये काम था कि उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम जो था उसको सेटअप कराया। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली क्या है, पूरी इंडिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम जो था वो बनाया गया। इसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मीन्स फ्रांस के अंदर जितने भी टैक्सेस थे मर्चेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सबको बंद कर दिया गया और साथ ही ड्यूज को भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, वेट एंड मेजरमेंट का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। इससे पहले क्या था कि सबके अपने अपने सिस्टम हुआ करते थे। सपोज मैं यहाँ पे तुम्हारी इसकी बात करती हूँ कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो मेरे यहाँ पे 50 किलो गेहूँ है और मेरे को दिल्ली लेके जाने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिल्ली का मेज़रमेंट सिस्टम या वेइंग सिस्टम जो था वो डिफरेंट होता था और मेरे यहाँ का डिफरेंट सिस्टम होता था। तो हमें पता ही नहीं होता था कि एक्चुअल में हमारा कितना रहेगा, कितना वेट होगा चीज़ों का और क्या हमें उसके एवज में हमें मिलेगा। तो यही चीज़ें होती थी। तो उन्होंने कहा कि वेट और मेजरमेंट का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, दूसरी जो उन्होंने नेक्स्ट किया वो क्या किया, उन्होंने रीजनल लैंग्वेज को डिस्करेज करके फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया। किसको किया? फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी है, ठीक है, मोस्टली पूरे इंडिया में हिंदी को प्रेफर किया जाता है, तो उन्होंने भी फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया। ठीक है, जिससे कि उनको वहाँ पे रहने वाले, फ्रांस में रहने वाले लोगों को ये लगे कि भाई हम एक हैं, क्योंकि हम एक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा था। तो जब फ्रांस में सक्सेस हुआ तो यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर किया कि वो अब पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म सिस्टम से फ्री कराना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि अब वो फ्रांस को ही नहीं पूरे यूरोप को डेस्पोटिक सिस्टम से फ्री कराना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मतलब फ्रांस के लोगों ने आर्मी को भेजा अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, कहाँ पे? दूसरी कंट्रीज़ में आर्मी गई टू ऑब्टेन फ्रीडम। अब जैसे ही न्यूज़ स्प्रेड हुई कि भाई जो आर्मी है वो हमारी कंट्रीज़ में आ रही है
और लोगों तक पहुंची, तो वहां पर लोगों ने स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी कि कैसे हम फ्री हो, ठीक है। और इसको जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ वो यंगस्टर्स को हुआ। और आपको पता होगा कि अगर कोई भी बात होती है वो तो सबसे ज़्यादा इजीली इफ़ेक्ट करती है यंगस्टर्स को। तो ऐसा ही सेम फ्रांस में भी हुआ। जो स्कूल्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों के साथ मिलकर ग्रुप बनाए और जिसका नाम रखा जैकोबिन क्लब। क्या नाम रखा? जैकोबिन क्लब। बेसिकली इसका लीडर मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर था। इस ग्रुप में रहकर उन्होंने रिवॉल्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग किया और किंग को हटाने के लिए स्ट्रेटजी बनाई, जिसकी वजह से आर्मी को मूवमेंट लॉन्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ रहा था और उन्होंने हॉलैंड, बेल्जियम में बहुत ही आसानी से फ्रीडम हासिल कर ली थी, ठीक है। अब आर्मी यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे वो लोग कंट्रीज़ में जा रहे थे उसको हम छोड़ के अब आर्मी पे आ जाते हैं। तो आर्मी में भाई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत सक्सेसफुल कैंपेनिंग की थी और वो एक पॉलिटिकल लीडर भी था और उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्टे। अब नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसने फ्रांस की क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको चेंज किया फ्रीडम दिलाने के बाद में, और क्या कारण थे जिसकी वजह से अदर कंट्रीज़ के जो लोग थे उनका फेथ बनता जा रहा था इस पर, ठीक है। और वो हेल्प मांग रहे थे अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए। तो वो चेंजेस क्या थे, इससे पहले क्वेश्चन देख के कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके थ्रू, ठीक। आफ्टर ही कैप्चर्ड फ्रांस व्हाट चेंजेस अकर्ड और व्हाट all are the changes, what did he do so? Or next question, what changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? Or next question, what do you mean by Napoleonic Code, Civil Code or 1804? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजन ऑफ द नेपोलियन। तो भाई देखो इसको यहाँ पे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है और सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोला जाता है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, नेपोलियनिक कोड भी पूछा जा सकता है और सिविल कोड ऑफ 1804 भी कह सकते हैं। तो इसने क्या करा था, नंबर 1 पॉइंट जो चेंज किया था, इसने जन्म से जिन लोगों को प्रिविलेज मिलता था उसको बंद कर दिया। और जैसे नोबल थे, क्लर्जी थे, वो कहीं भी टैक्स नहीं देते थे, या कॉमन पर्सन जो थे वो हर जगह पर टैक्स करते थे। तो उसने सबको ख़त्म कर दिया, ठीक है, और सबके लिए इक्वल कर दिया। नेक्स्ट इसने जो चेंज किया वो उसने ये किया कि उसने लॉ फॉर मीन्स सबके लिए इक्वल लॉ बनाया, ठीक है। किसके लिए? सबके लिए इक्वल लॉ बनाया। ऐसा नहीं था कि नोबल्स के लिए अलग पनिशमेंट होगा और कॉमन पर्सन के लिए अलग, ठीक है। एंड राइट टू प्रॉपर्टी सबके लिए इक्वल कर दी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। इसने क्या है, एक बहुत ही सिंपल सिस्टम बनाया, ठीक है, और जैसे हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम। क्या है? फेडरल सिस्टम, जिसको फ्यूडलिज्म भी कहते हैं, उसको अबॉलिश कर दिया। अब देखो फेडरल सिस्टम को यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे ये क्या है कि सपोज ये फ्रांस है और ये जो है यहाँ पे एक किंग है। तो अब ये इतनी बड़ी जगह को अकेला तो देख नहीं सकता, तो यहाँ पे ये जो था डिवाइड कर देता लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ज़मीन, अब इनके पास में बहुत पार्ट होता था जिनको लैंडलॉर्ड बोलते थे बेसिकली, ठीक है। वो उन्हीं का ही टाइटल लिया करते थे, किंग का ही, लॉर्ड मतलब किंग को ही बोला करते थे। तो इन्हीं का टाइटल लेके वो भी लैंडलॉर्ड ही बन जाते थे। अब ये भी इनके पास भी बहुत ज़मीन होते थे, तो वो ऐसे लोगों को दिया करते थे, टीनेंट्स को, जिनके पास में ज़मीन नहीं होती थी और वो बेसिकली डिपेंड होते थे सिर्फ लैंड पर, ठीक है। तो वो उनको लैंड दे दिया करते थे और उसके एवज में वो उनसे लॉयल्टी, सर्विस और टैक्स आदि वसूलते थे। तो ऐसी व्यवस्था को और ऐसे सिस्टम को, फेडरल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और जिसके पास जो ज़मीन थी वो उसी को दे दी गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पीजेंट को सर्फडोम
मीन्स सर्वडोम होते हैं फोर्सबली लेबर्ड, जो बना लिया करते थे, ठीक है, मीन्स जो स्लेव बनाकर रखते थे, उनसे फ्री कराया। और मैं यहाँ पे लिखा है मेमोरियल ड्यूज से भी फ्री कराया, ठीक है। सपोज किसी के फादर ने कोई वस्तु ली, ठीक है, या चीज़ ली, कोई भी लैंड ली और पैसा नहीं दे पाया या फिर सर्विस नहीं दे पाया, तो उसके आने वाले जो पीढ़ियाँ होती थी उनको वो रख लिया करते थे, ठीक है, पूरी ज़िंदगी के लिए दास बनाकर रख लिया करते थे। नेक्स्ट उसने जो करा, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, गिल्ड क्या होती थी कि एक मीन्स प्रथा होती थी कि सपोज कोई मीन्स पेंटर है, किसी का बाप पेंटर है, किसी का फादर पेंटर है, तो उसका बेटा भी पेंटर ही बनेगा। तो उस चीज़ को उन्होंने सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अगर किसी का मन कर रहा है कुछ और बनने का, तो वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकता, वो बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को इजीली सेंड किया जा सके। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। अब इसने इतने सारे काम किए, ठीक है। अब भले ही पीजेंट्स हो, आर्टिस्ट हो, वर्कर्स हो या बिजनेसमैन हो, सभी को ये जो फ्रीडम थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा कि फ्रेंच की जो आर्मी थी उनको सक्सेस तो मिल रही थी, लेकिन फ्रांस से अलग दूसरी कंट्रीज के लोगों के जो रिएक्शन थे वो कुछ मिक्सअप से हो गए थे। शुरू में तो हर एक कंट्री फ्रेंच आर्मीज को बहुत ही उत्साहित होकर वेलकम कर रही थी, लेकिन जल्द ही वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले तो बहुत ही खुश हो गई थी, भाई हाँ वही हमें फ्री कराने आ रहे हैं, इस राजा से, इस डेस्पोटिक सिस्टम से हमें फ्री कराने आ रहे हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं नाखुश हो गए, क्योंकि अब लोगों को दिखने लगा था कि हम राजा से फ्री होकर फ्रांस के कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने तरीके से सिस्टम बना रहा था। वो लोगों के जो अदर कंट्रीज के पीपल्स थे उनसे नहीं पूछा था, जो उसको अच्छा लग रहा था वो सब कर रहा था। सेकंड पॉइंट, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवा रहा था, जिससे क्यों करवा रहा था, जिससे कि वो पूरे यूरोप को कन्क्वर कर सकें, ठीक है। इसकी वजह से लोग जो थे अदर कंट्रीज़ के वो नाखुश हुए, ठीक है, और उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने वेलकम करना बंद कर दिया, और इन सब वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था।